Hello friends, Jai Jinendra. Welcome to our very special program. Today we have with us Dr. Pravan Kumar Singh. He is one of the leading pediatric bone marrow transplant expert. So first of all, let's welcome him. Sir, welcome to our show. Namaskar. सर सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हो उससे कौन से तरीके की बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं और क्या कुछ है इसके अंदर, प्लीज़ एक्सप्लेन। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता क्या है इसमें। अगर हम देखें तो जैसे किसी भी ट्रांसप्लांटेशन यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रत्यारोपण, तो यानी कि अगर किसी मरीज का कोई ऑर्गन ख़राब है तो हम उसको बदलना चाहते हैं। ये ही प्रोसीजर जो है इसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। अब जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है तो इसमें जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसमें लिवर और किडनी को बदला जाता है। इसी तरीके से बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम बोन मैरो को बदलते हैं। अब बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो जो है ये हमारा हड्डी के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जो पोरस पार्ट होता है, इसको बोन मैरो बोलते हैं। मेनली जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ब्लड बनाने वाले जो भी सेल्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट या और भी जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, वो सारे बोन मैरो में बनते हैं और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं ब्लड में। तो जैसा कि अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम कौन सी बीमारियाँ जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो पहली बीमारी तो ये है कि तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट को बदल रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बोन मैरो को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड बनाने वाले जो भी सेल्स हैं उनकी जो भी बीमारियां हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं। अब वो चाहे रेड ब्लड सेल्स की हो, वाइट ब्लड सेल्स की हो या प्लेटलेट्स की हो। इसमें कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसा हम जानते हैं थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, जो कि जिसमें ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता है। हर बार बच्चे को जन्म लेने के 6 महीने के बाद से बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज़, जिसको कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा सही कर सकते हैं। दूसरी बीमारियां जेनेटिक वाइट ब्लड सेल्स की भी हो सकती हैं, जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी, हमें जैसा कि पता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, यानी कि इम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं बाहर से इन्फेक्शन से। तो अगर इसका कोई डिफेक्ट है, चाहे वो फंक्शनल डिफेक्ट है या उनकी कमी है जेनेटिकली, तो वो बीमारियां भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तीसरे जो सेलुलर कंपोनेंट होता है, जो कण होते हैं ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में, वो होते हैं प्लेटलेट, जिनका काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। तो अगर कोई जेनेटिक बीमारी प्लेटलेट्स की है, वो चाहे जेनेटिक फंक्शनल डिफेक्ट हो या फिर जेनेटिकली उनकी मात्रा कम हो, उसको भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा ठीक कर सकते हैं, यानी कि क्योर कर सकते हैं। ये तो मैंने जेनेटिक बीमारियां बताई जो कि पैदाइशी रूप से हो सकती हैं, प्लस साथ में कुछ ब्लड के कैंसर्स होते हैं। यूजुअली बच्चों के जो कैंसर्स होते हैं उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको ज़्यादातर केस में खाली कीमोथेरेपी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस में और एडल्ट्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से हम ब्लड कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया अभी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या होता है और कौन सी बीमारियां होती हैं जिनको हम इससे ठीक कर सकते हैं। हम बच्चों की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि ब्लड कैंसर का भी जो चीज होती है, हाँ कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एंड यू आर एक्सपर्ट इन लाइक ट्रीटिंग चाइल्ड लाइक 1 month 2 month to 8 month अबव दैट, ठीक है। तो बच्चों के जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें दोनों चीजों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ भी चीज बहुत रिस्की फैक्ट में भी आ सकता है और बहुत स्मूथली, कई बार ये डिपेंड करता है कि बच्चों की सिचुएशन कैसी है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं अगर, तो बच्चों के लिए कितना सेफ होता है और कितना रिस्क पॉइंट पे भरा होता है, क्योंकि पेरेंट्स को जानना ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया कि अभी कुछ तो जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन आते हैं, यानी कि बीमारी के जो लक्षण आना शुरू होते हैं, वो 6 महीने की उम्र से आना शुरू होते हैं और यूजुअली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, यानी कि जानलेवा बीमारी नहीं होती है, क्योंकि हम इन बीमारी के सिम्टम्स जो है उनको बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। बट हमने ये देखा गया है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये बच्चे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते हैं। बार बार ब्लड चढ़ने की वजह से उनके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सिकल सेल डिजीज़ के अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि आगे चल के लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो इन दोनों बीमारियों में अगर मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूँ तो इसमें जो है ट्रांसप्लांटेशन हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, यानी कि जब बच्चा
1-2 साल का हो, वो थोड़ा फीजेबल होता है, क्योंकि बहुत छोटा अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी हैंडलिंग और उसकी केयर करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए बेटर रहता है कि इन बीमारियों में हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, 2 साल का बच्चा हो जाए तो उसके बाद में ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर दूसरी जो बीमारी मैंने बताई थी, जैसे कि प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि जिसमें बच्चे की पैदाइशी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसमें हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उसमें इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है बच्चे को 6 महीने 7 महीने की उम्र में। यूजुअली इन बीमारियों में मेजर जानलेवा इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है, शुरू होना, वो पैदा होते ही वो रिस्क पे होते हैं। तो इसमें यूजुअली ये देखा गया है कि हमें ट्रांसप्लांट जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। तो अगर इस बीमारी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँगा तो उसमें हाँ हमें रिस्क, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के भी अपने रिस्क हैं, बट हमें मालूम है कि अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन अगर बड़ा हुआ तो वो जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए लेना चाहिए और करे भी जाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों के रिलेटेड बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए फिक्रमंद हाँ जी। रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और जानना भी बहुत जरूरी है कि ये कितने रिपीट फंक्शन में किया जाता है, या एक बार करने पे ही ये ठीक हो जाता है। अगर हम ट्रांसप्लांटेशन की, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, तो प्रोसीजर में क्या होता है ये कि ये एक ही वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। इसमें लगभग 1 महीने के लिए बच्चे को या पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट किसी में। भी एज में रहे बेबी। हाँ, किसी भी एज में रहे तो उसमें 1 महीने के लिए एटलीस्ट एडमिट रहते हैं पेशेंट। ट्रांसप्लांट होता है, फिर उसके बाद हम जेनेटिक टेस्ट के द्वारा, डीएनए टेस्ट के द्वारा कंफर्म करते हैं कि हाँ डोनर के सेल अंदर चले गए हैं रेसिपिएंट में, पेशेंट में, और वो काम कर रहे हैं, उसको हम डीएनए टेस्ट के द्वारा कंफर्म करते हैं। और ये वन टाइम, कई बार खास तौर से अगर हम ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर की अगर हम बात करें तो उसमें कई बार रिस्क होता है, या फिर कुछ एक बीमारी होती है जैसे एप्लास्टिक एनीमिया या थैलेसीमिया में भी उसमें रिजेक्शन का रिस्क होता है कि आगे चल के, बट रिजेक्शन रिस्क अगर हम देखें तो 5-10% पेशेंट्स को ही होता है कि उसमें आगे चल के बोन मेरो ट्रांसप्लांट जो हमने किया होता है डोनर के सेल वो फेल कर जाते हैं, या ल्यूकीमिया में बीमारी रिलैप्स हो जाती है, उस कंडीशन में भी सेल्स, डोनर के सेल्स कम होने लगते हैं, वो फेल होता है। तो उस केस में हमें सेकंड ट्रांसप्लांट के बारे में ले सकते हैं पेशेंट को, लेकिन वो जितना रिस्क पहले ट्रांसप्लांट में होता है उसका 2 गुना रिस्क बढ़ जाता है। तो बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि अगर हम हाई रिस्क यानी कि ब्लड कैंसर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें फिर भी हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बीमारी जो रिलैप्स हुई है, अगर ल्यूकीमिया वापस से आया है तो वो जानलेवा होगा। तो बट उसमें सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए ले जेनेटिक की सकते हैं। अगर बात करें तो जेनेटिक जो डिजीज होती है बहुत कम चांस होती है कि परमानेंटली ठीक हो यूजुअली जाए। एक बार अगर एनग्राफ्ट हो जाता है, यानी कि डोनर सेल्स काम करने लगते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि 5% से भी कम रिस्क होता है लेट रिजेक्शन का। तो उसमें उस टाइम पे कुछ और इंटरवेंशन करे जाते हैं, जैसे दवाइयों को थोड़ा बहुत डोज उनकी घटाया बढ़ाया जाता है, प्लस कुछ और डोनर लिम्फोसाइट, डोनर से थोड़े और सेल लेके कुछ इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि हम रिजेक्शन को जो है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो वो उसको हम रोक सकते हैं कि डोनर, तो उस केस में सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया है, डोनर सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में तो सेकंड ट्रांसप्लांट बहुत ही सोच समझ के किया जाता है डिसीजन, क्योंकि जेनेटिक बीमारी में, क्योंकि ट्रांसप्लांट अगर हम दोबारा रिस्क ले रहे हैं तो फिर से हम वही रिस्क ले रहे हैं क्या जो इंटरवल पहला होते रिस्क था। हैं पहले और दूसरे में? यूजुअली ज्यादातर केस में जैसे मैंने बताया दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती नहीं है जेनेटिक बट इन कंडीशन केस में। अगर इन केस अगर पड़ती है तो वो पहले वही होता है कि जैसे मैंने बताया कि रिजेक्शन का रेट शुरू के 6 महीने और 1 साल के बीच में, 1 साल के बाद में रिजेक्शन रेट 5% से भी कम होता है। तो एक अगर हम मेडिकली या वैसे उस हिसाब से देखें, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट अगर फिट है तो बिल्कुल 1 साल के बाद में करा जा सकता है दोबारा। और ये पूरे श्योरिटी के साथ होता है कि बेबी ठीक हो जाए, आई मीन अगर उस प्रॉब्लम में है जिस चीज के देखिए, लिए। ट्रांसप्लांट श्योरिटी तो पहला ही जो ट्रांसप्लांट होता है वही अपने आप में श्योरिटी होता है, क्योंकि Okay. जेनेटिक कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में सक्सेस रेट अगर सही एज पे ज्यादा ऑर्गन डैमेज अगर नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में सही एज पे अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो ऑलमोस्ट 80-90% सक्सेस रेट रहती है लॉन्ग टर्म की। ज्यादा तो जेनेटिक या फिर प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो उसमें भी
ज्यादा डैमेज जैसे आप बोल रहे हैं ना हुआ, ज्यादा अगर डैमेज, अगर हम एक छोटे से बेबी की बात कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर बेबी की हाँ बात वही, मान रहे हैं, एक तो साल कितना दो, ज्यादा उसका एक डैमेज साल हो 2 सकता साल वाले लोएस्ट रिस्क में होते हैं, इनमें तो 90% के ऊपर सक्सेस रेट रहता है। है। थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज की अगर हम बात करें, या प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, या एप्लास्टिक एनीमिया, इन सब कंडीशन। बिल्कुल। बहुत सारे जगह पे हमने ये सुना होता है कि अगर हम क्लोज वन से डोनेट कर रहे हैं कोई चीज या ले रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, कुछ उनके लिए हेल्प ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इज इट ट्रू कि दूर वाले नहीं दे सकते, पास वाले ही हाँ जी। जो ब्लड रिलेशन में एंड ऑल? तो जैसा कि मैंने भी बताया कि किडनी और लिवर, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आजकल नए प्रोटोकॉल्स हैं, उसके उनमें उन प्रोटोकॉल्स के तहत हम ब्लड ग्रुप मिसमैच का भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जैसे ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है, उसी तरीके से एक HLA टेस्ट होता है, HLA मैचिंग कराई जाती है। HLA होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, यानी कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ये ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो अगर HLA फुल मैच होता है तो उसमें आउटकम जो होते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करें तो उसको फुल मैच होने की संभावना अपने भाई बहन में होने की ऑलमोस्ट 1/3 होती है। 1/3 लोगों को पूरी दुनिया में फुल मैच डोनर अवेलेबल होता है। अब सवाल उठता है कि जिनका डोनर नहीं है अवेलेबल, उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो जिन लोगों के डोनर अवेलेबल नहीं है उनके पास हमारे पास मड, यानी कि हम इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज़ हैं, उसमें हम डोनर सर्च कर सकते हैं, या फिर हाफ मैच डोनर, क्योंकि फैमिली में फादर मदर, हमें मालूम है हमारे जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं वो आधे फादर और आधे मदर से आते हैं। तो उस कंडीशन में फादर मदर या भाई बहन या बच्चे हमारे वो हाफ मैच हो सकते हैं। तो एक हाफ मैच के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, हाफ हैप्लो ट्रांसप्लांट, वो भी करा जा सकता है। बट ओवरऑल अगर हम आउटकम की बात करें, रिस्पॉन्स रेट की, ट्रांसप्लांट के आउटकम, कॉम्प्लिकेशन, तो सबसे अच्छे रिजल्ट फुल मैच के होते हैं। और फुल मैच होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है भाई बहन में होने की, जिसको कि मैच सिबलिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। बट आई थिंक अगर भाई बहन नहीं है, जैसे किसी का, या बहुत दूर का रिलेटिव है उसका मैच आउट कर रहा है, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है। व्हाई? अगर, हाँ जी, तो जैसा मैंने ये बताया कि अगर फुल मैच है तो उसके सबसे ज़्यादा अच्छे आउटकम हैं, प्लस कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम होते हैं। लेकिन अब ये है कि जैसा मैंने पहले बताया कि केवल 1/3, 1/3 लोगों को ही फुल मैच मिलेगा। बाकी लोगों के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो बाकी लोगों के लिए मैंने बताया अभी कि 2 ऑप्शन है। एक तो है हाफ मैच, जो अगेन फैमिली मेंबर हो सकता है, फर्स्ट डिग्री, यूजुअली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, जैसे कि फादर मदर, किड्स, या फिर भाई बहन, ये लोग हो सकते हैं हाफ मैच। तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट इसमें होता है। एक्चुअली क्योंकि हम हाफ मैच के साथ में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इसमें मैचिंग का बेसिकली मतलब प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग, HLA मैचिंग का प्रिंसिपल ये है कि जब हम ट्रांसप्लांट इस तरीके का करते हैं, हमें ये बात क्लियर है कि हमारी बॉडी कोई भी फॉरेन चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट करेगी, ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी है। और वो रिजेक्शन होता है थ्रू इम्यून सेल्स, थ्रू वाइट सेल्स, और वो अगेन वो रिजेक्शन वाइट सेल्स करते हैं थ्रू HLA के थ्रू ही वो रिजेक्ट करते हैं। तो अगर HLA मैच होता है तो उस कंडीशन में बॉडी एक्सेप्ट करती है दूसरे के सेल्स को। तो इसी प्रकार से अगर हाफ मैच, अब हम हाफ मैच ट्रांसप्लांट में क्या करना चाहते हैं? हाफ मैच में हम फुल मैच नहीं है लेकिन हाफ मैच है, तब भी हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है उस हाफ मैच को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं। और उसमें क्योंकि हाफ मैच है, नॉर्मली फुल मैच में जिस दिन हम सेल्स इन्फ्यूज करते हैं, डोनर सेल्स देते हैं रेसिपिएंट को, 10 से 14 दिन लगते हैं ब्लड सेल्स को काम करने में। हैप्लो क्योंकि हाफ मैच है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, कम से कम 18 से 25 दिन, 28 दिन, इतने दिन टाइम लगता है। और जब तक डोनर के सेल्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने रेसिपिएंट को कीमोथेरेपी दी है उसके अपने सेल्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि उसकी बॉडी डोनर के सेल्स ले सके। हमें कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है अगर हम ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? आई मीन ये जैसा मैंने वही बताया, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम पहले का जो डिजीज ऑर्गन है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में डैमेज लीवर को निकाला जाता है और डोनर से नॉर्मल लीवर दिया जाता है। ये स्मॉल किड के साथ भी सेम प्रोसीजर? हाँ बिल्कुल सेम। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या है कि हमें बोन मैरो के बदल रहे हैं,
अब बोन मैरो तो सिर से लेके पैर तक हमारी हड्डी के अंदर वाला जो हिस्सा है वो पूरा मैरो है, तो पूरा मैरो सर्जिकली तो निकाल नहीं सकते। तो पहले वाला हमें डिस्ट्रॉय करना होता है, उसको खत्म करेंगे तभी बॉडी नया ऑर्गन एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे है वो बोन मैरो, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी यूज करी जाती है। तो उसके थ्रू हम डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर डोनर के सेल्स देते हैं ताकि वो काम करे। अब हाफ मैच में क्योंकि डिलेड है, ज़्यादा देर तक पेशेंट के ब्लड काउंट्स लो रहते हैं और डोनर के सेल्स काम करने में समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए हैप्लो ट्रांसप्लांट में खर्चा और जो एक्सपेंडिचर, ब्लड सपोर्ट, एंटीबायोटिक सपोर्ट, तो इस वजह से ये खर्चा ज़्यादा होता है हैप्लो ट्रांसप्लांट में। लाइक यू सेड कि पूरी बॉडी हमारी बोन मैरो है, पूरी बॉडी, यू सेड हड्डी के अंदर का जो भी हिस्सा पार्ट है, लाइक ओके। तो विच इज द बेस्ट पार्ट जहां से हमें बोन मैरो मिल सकता है? I mean, कहीं तो डिसाइड करते होंगे ना? वो फिजिबिलिटी के हिसाब से होता है। जो बोन मैरो हम लेते हैं यूजुअली जो हिप बोन होती है उसमें जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहां से बोन मैरो लिया जाता है, बाकी नहीं तो। एंड जैसे कि एडल्ट्स होते हैं, जो एडल्ट लोग होते हैं उसमें उनमें जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा लॉन्ग बोन्स या और फ्लैट बोन्स में होता है, यानी कि वर्टिब्रा, हिप बोन और हड्डियाँ, लंबे हमारे पैरों की हड्डियाँ जो होती हैं हाथ की, उसमें बोन मैरो ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। वैसे तो ब्लड फॉर्मेशन सिर से लेके पाँव तक हर जगह ब्लड फॉर्मेशन होता है। बेबीज के लिए कौन सा बेस्ट होता है? I mean, वो बेबीज के लिए भी वही हिप बोन से, फ्लैट बोन्स में से लेते हैं, उनको फ्लैट बोन बोलते हैं, जैसे स्कल बोन, वर्टिब्रा, हिप बोन। ओके, तो यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके डॉक्टर, मैं आगे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपके प्रोफाइल में हमने देखा था यू वर एंगेज विद PBCS रिपोजिटरीज। बेसिकली ये क्या होते हैं कि ये रजिस्ट्रीज हैं। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, जैसा मैंने भी बताया कि अब जिनके पास ऑप्शन नहीं है, तो एक तो हाफ मैच वाला हुआ जो कि कोई भी फैमिली डोनर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि मड रजिस्ट्री होती है। तो इसमें क्या होता है कि डोनर मैच तो होता है लेकिन वो रिलेटेड नहीं होता। तो इसका फुल फॉर्म होता है MUD, मड, मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या होता है कि वॉलंटरी डोनर्स होते हैं, बहुत सारी पूरी दुनिया में रजिस्ट्रीज हैं, US में है, यूरोप में है, इंडिया में भी है हमारे यहाँ। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट डोनर्स को, नॉर्मल पर्सन्स को अवेयर कराया जाता है और उनका सैंपल लेके रखा जाता है और उसमें वो HLA टेस्ट करते हैं उसका। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है? कोई भी हो सकता है। उनका क्राइटेरिया होता है, नॉर्मली जो डोनर्स का क्राइटेरिया होता है, जैसे ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया होता है 18 से 60 साल तक, तो उसी तरीके का क्राइटेरिया होता है। उसके हिसाब से कोई भी हेल्दी डोनर जो होते हैं वो उनको सेलेक्ट किया जाता है और वो डोनर्स अपना सैंपल देते हैं, वो HLA टेस्ट करके अपनी रजिस्ट्री में डेटाबेस बना के रखते हैं। और जब मान लीजिए जैसे रजिस्ट्री में है और मेरे को अगर अपने पेशेंट के लिए डोनर चाहिए बोन मैरो, तो मैं उनको अपने पेशेंट की HLA रिपोर्ट भेजूंगा, तो वो कंप्यूटर में डेटाबेस में मैच करके देखेंगे, जो भी मैच डोनर होगा उससे फिर कांटेक्ट किया जाएगा और वो डोनर जो है डोनेट कर सकता है। तो ये रजिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है, रजिस्ट्री इस तरीके से काम करती है। अभी तक अगर हम देखें तो कई सारी रजिस्ट्री हैं, US में है, NMDP है रजिस्ट्री, फिर जर्मनी में DKMS रजिस्ट्री है। हम भी रेगुलरली ट्रांसप्लांट, अभी रिसेंटली हमने एक ट्रांसप्लांट किया जिसमें कि डोनर UK में डोनेट किया था उसने, वो हमारे पेशेंट के साथ उसका फुल मैच था। तो वहाँ से वो डोनेट करते हैं वो लोग, उसके पहले सारे टेस्ट किए जाते हैं, वायरल मार्कर्स वगैरह और ये HLA मैचिंग का करके, फिर उसके बाद में वो वहाँ पे डोनेट करते हैं और वहाँ से उनका जो कुरियर सर्विस होता है वो उसके थ्रू बाई हैंड वो लेकर आते हैं सेल्स और फिर हम अपने पेशेंट को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। बिल्कुल। If we talk about baby's blood and baby's body part, internal part structure, बीमारियां कहाँ से शुरू हो सकती है? अगर हम जेनेटिक की बात ना करें तो अगर हम ब्लड कैंसर की ही बात कर लेते हैं तो कैसे, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है एंड विदाउट नोइंग कि ये जेनेटिक है या नहीं है वो वरीज में आ जाते हैं। एंड कई बार तो जैसे आपने कहा कि जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और जेनेटिक को हम साइड में रख देते हैं और पैदा होने के बाद अगर बच्चों को शुरुआत हो रहा है तो क्या कुछ रीजन होता है उसके पीछे? रीज़न अगर हम देखें, जैसे बच्चों में जो बीमारियों, अगर ब्लड की खास तौर से बीमारियों की अगर हम बात करें तो अगर एक तो जेनेटिक बीमारियां हो गई, दूसरी बीमारियां होती हैं कि कई बार एक्वायर्ड बीमारी होती है जिसमें कि ब्लड का हो सकता है, ब्लड की बीमारी हो सकती है जिसमें ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं, इसमें भी कुछ जेनेटिक होती है और कुछ और दूसरा होता है प्लेटलेट्स की बीमारियां होती हैं एक्वायर्ड, जैसे ITP एक बीमारी है जिसमें एंटीबॉडीज बनने लगते हैं और वो अपने ही प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। प्लस दूसरी और बीमारियां देखी जाए तो कैंसर है। तो अगर कारण की बात करें तो कारण अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बीमारियां जो हैं ब्लड की, चाहे वो
एक्वायर्ड आईटीपी हो या ब्लड कैंसर हो, इसका कोई कारण नहीं होता है, किसी को भी कभी भी हो सकता है, उतनी बच्चों, कॉमन नहीं अगर होती हम है, बात रेयर करें होती है। बड़ों की बात, तो हम ये कह सकते हैं लाइफस्टाइल उनका सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बट अगर हम बेबीज की बात करते हैं कि पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, उसके बावजूद भी वही ये मैं चीज। कह रहा हूँ कि कोई कारण ऐसा देखा नहीं गया है, कई ओके। बार कुछ एक चीजें होती हैं जो नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं, जो देखे गए हैं रिस्क फैक्टर हैं, बहुत ही रेयर, ज्यादा बहुत ही कम लोगों में वो रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं जिनको बीमारियां होती है। पहली चीज तो एक तो ये है कि वायरल इन्फेक्शंस, कई बार कुछ ऐसे जैसे ईबीवी, जो कि कैंसर का एप्स्टीन बार वायरस एक तरीके का वायरस इन्फेक्शन होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है ब्लड कैंसर के साथ। बच्चों को अगर हम हटा दें, बाकी एडल्ट लोग जो होते हैं जिसमें एचआईवी, वो भी एसोसिएटेड होता है कैंसर के साथ में, उन एचआईवी के पेशेंट्स में हो सकता है कैंसर। दूसरा होता है कि रेडिएशन या फिर केमिकल कंपाउंड, खासतौर से हाइड्रोकार्बन्स और जो पेंट इंडस्ट्री में या वैसे केमिकल्स यूज होते हैं, उनकी वजह से ब्लड कैंसर या ब्लड की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे डीडीटी था, इसीलिए डीडीटी आजकल तो बैंड ही है। तो प्लस जो डीडीटी है, क्या है? आई मीन डीडीटी एक पेस्टिसाइड होता था जो पहले यूज होता था, अभी तो 20 25 30 साल से तो इंडिया में सब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बैन हो चुका है। ओके। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि कर सकते हैं ब्लड की बीमारियां। दूसरी चीज होती है रेडिएशन। तो रेडिएशन जैसे हम जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे एटम बम गिराया गया था, तो उस लेवल की जो रेडिएशन होती है उससे ब्लड कैंसर का रिस्क रहता है, वहाँ पे ब्लड कैंसर ज़्यादा होता है। तो यही नॉन रिस्क फैक्टर है, बट ज़्यादातर जनरल पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर नहीं सिम्टम्स होते क्या हैं। होते हैं बेबीज के लिए, अगर किसी को जानना हाँ हो? जी, तो ब्लड की बीमारियां जो भी हैं, जैसा मैंने बताया, चाहे वो कैंसर है, चाहे जेनेटिक की बीमारियां हो, हमारे ब्लड में 3 टाइप के कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करना, तो अगर इसकी कमी होती है तो उसके वजह सिम्टम्स हो सकते हैं वीकनेस, थकावट होना। बेबीज के अंदर भी? हाँ, उसमें भी हो सकता है क्योंकि कि फिर बहुत छोटा अगर बेबी है, नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें वो रोता रहेगा, जिसको बोलते हैं क्रैंकी फेरियल सा, क्रैंकी रहेगा, खाना पीना नहीं लेगा, फीड नहीं लेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और बड़े लोगों में वही थकावट। और वाइट ब्लड सेल्स क्योंकि इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, तो जिनके कम या ज़्यादा या फंक्शनली भी डिफेक्टिव है, तो उनको बार बार इन्फेक्शन होना, बुखार आना या कहीं पे भी पस बन जाना, इस तरीके के जो लक्षण होते हैं। और तीसरे कण होते हैं प्लेटलेट, जिनका काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। तो अगर ब्लीडिंग, तो वीकनेस, कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन होना, बुखार होना, शरीर में दर्द होना या कहीं से बिना कारणवश ब्लीडिंग होने लगना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ब्लड की बीमारियों के। स्टेजेस कैसे बच्चों में मेजरमेंट करते हैं कि हमें स्टेज कौन ये सा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जिनको कैंसर बताया, वो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है, जी कौन सी स्टेज है। क्योंकि जनरल पब्लिक में यही धारणा है कि स्टेज 4 मतलब कि बहुत आगे बीमारी बढ़ चुकी है। तो अगर हम स्टेज की जो बात करते हैं, जो ले पर्सन समझते हैं कि वो होता है कि सॉलिड कैंसर में अगर देखें तो कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसके हिसाब से होता है। तो अब सॉलिड कैंसर तो किसी अंग का कैंसर अगर कहीं फैल के दूर जगह चला गया तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। पर यहाँ तो हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड तो हमारा पूरे शरीर में दौड़ रहा है, तो उसके हिसाब से स्टेज नहीं होती है। हर बीमारी के अलग अलग, बीमारियों के अलग अलग टाइप के कैंसर्स के उनके अपने प्रोग्नोस्टिक स्कोर होते हैं, उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो वो जब आप जिनको होती है बीमारी, उनके घर वाले या वो पेशेंट डॉक्टर से बात करते हैं, तो वो लोग बताएंगे उनको उस बीमारी का प्रोग्नोस्टिक स्कोर या बीमारी के ठीक होने की संभावना, और कितने समय तक क्या चांसेस रहेंगे कि कितने अच्छे से बीमारी कंट्रोल में रहेगी, वो होता है। स्टेज एज सच ब्लड कैंसर में नहीं होती है कोई। ओके। बेबीज में ब्लड कैंसर के अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा कैंसर है जो बहुत जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं बेबीज? क्योंकि बड़ों में तो बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, सिगरेट या जो चीजें नहीं लेनी चाहिए, इनटेक करनी चाहिए, वो लेने की वजह से हो जाते हैं, बट बेबीज के लिए तो देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें कि कैंसर अगर देखा जाए, चाहे ब्लड कैंसर हो या कोई और भी कैंसर हो या बच्चों में भी कैंसर हो, तो इतना कॉमन नहीं होता है। बट जैसे कैंसर इज ओल्डर लाइक लोग तो जो होते हैं या उनमें ज़्यादा होता है। तो अगर कैंसर जिन लोगों की फैमिली में या उनके जानने वालों में अगर किसी को होता है, तो उन लोगों को थोड़ा लगता है कि हाँ है कैंसर, या वो अगर 1 2 लोगों को जानने मिल जाए तो उनको ले सकता है। बट इन जनरल ज़्यादातर कैंसर, किसी भी चाहे कैंसर की हम बात करें, उसका इंसिडेंस किसी 5 लाख या 10 लाख में से एक, जैसे एएलएल की अगर हम बात करें, पीडियाट्रिक एएलएल, तो उसके होने की संभावना 1 in 5 लाख to 10 लाख होती है। हर 5 लाख से 10 लाख में से किसी एक बच्चे को होता है। तो उस हिसाब से और बीमारियों के कंपैरिजन में इतना कॉमन नहीं है। लेकिन एडल्ट लोगों की, बूढ़े लोगों की, ज़्यादातर कैंसर अगर देखा जाए तो बूढ़े लोगों की बीमारी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है
उस हिसाब से बट आज कैंसर का एज इंसिडेंस बढ़ता फैक्टर है। नहीं रह गया आई गेस कैंसर को अगर हम वही है, देखा जाए। अगेन देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, पोल्यूशंस हैं, केमिकल्स हैं, फिर एज ज़्यादा होता है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है तो उसमें इस तरीके से कैंसर भी होता है। बट ठीक है, पीडियाट्रिक बच्चों में पीडियाट्रिक कैंसर्स होते हैं बट उतना कॉमन नहीं है। बट ये है कि हाँ, जैसा मैंने बताया कि अगर जो ब्लड कैंसर्स के ये हैं तो सिम्टम्स अगर हैं तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि जो है आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे कांटेक्ट करके फिर उसके बाद में पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, और ज़्यादातर देखा जाए तो पीडियाट्रिक एएलएल या पीडियाट्रिक और भी जो मैलिग्नेंसी होती है, इवन सॉलिड कैंसर में भी बहुत अच्छे आउटकम होते हैं। बिल्कुल। जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चा में ब्लड में कोई इश्यू आ रहा है और हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है, तो पेरेंट्स कन्विंस होने में थोड़ा देर लगाते हैं अगर डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके अंदर डर का फैक्टर होता है। तो उनके लिए जानना चाहूंगी कितना परसेंट ये सेफ है और उन्हें इमीडिएटली हाँ कर देना चाहिए अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये सजेस्ट कर रहा है। वही अगेन फिर से मैं वही बताना चाहूँगा कि कुछ बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया या सिकल सेल, उसमें थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये देखा हम आउटकम और हम सक्सेस, ये जो चीज़ें हैं वो हम इमीडिएट उसमें उसको लेके सोचते हैं कि भाई इस समय रिस्क ये कि जैसे मान लीजिए अगर हम इन जनरल इवन फुल मैच की भी बात करें तो थैलेसीमिया में ये देखा जाए अप टू 5% रिस्क होता है। अगर किसी भी सेंटर में, ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सेंटर पे अगर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो 100 में से 5 बच्चे ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट के या पेशेंट उनकी डेथ होती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए अगर ब्लड कैंसर है और उसके लिए ट्रांसप्लांट होना है तो उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वैसे भी सर्वाइवल नहीं है। बात आती है कि जब जेनेटिक बीमारियां जैसे थैलेसीमिया या सिकल एनीमिया जिसके क्योंकि हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, बट उसमें भी मैंने जैसा बताया कि लॉन्ग टर्म दूसरे तीसरे दशक के बाद में ये बच्चे यूजुअली सरवाइव नहीं करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें और उसको देखते हुए अभी हम रिस्क लेके अगर ट्रांसप्लांट, क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट होता है फिर भी 80% चांस तो है सक्सेस होने के, तो अगर उस 5% का हम 5 to 10% का अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो वो रिस्क आगे चल के लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि अगर आपके डॉक्टर ने देखा है और आपको दिया है, बताया गया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल वो रिस्क लेके कराया जा सकता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच थैंक यू। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।